शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटा सा गांव था, बेरंगपुर। इस गांव में एक माँ और बेटे की कहानी छुपी थी जो हर दिल को छू जाने वाली थी। ये कहानी है अजय और उसकी माँ सुनीता देवी की, जिनकी जिंदगी एक छोटे से झूठ की वजह से बदल गई। अजय बचपन से ही बहुत होशियार था। उसकी माँ ने उसे पढ़ाने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी। मम्मा इस बार फसल अच्छी आई। खेतों में काम करके, दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करके हर तरह से पैसे जुटाए ताकि उसका बेटा बड़े स्कूल में पढ़ सके। अजय भी अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन यही मौका उसकी माँ को उससे दूर कर देगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। जाते वक्त अजय ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। फिर तुझे कोई खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। बेटा, मैं तेरे लिए ही जी रही हूँ। जब तू खुश रहेगा तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। अजय शहर चला गया, लेकिन वहां की चकाचौंध ने उसे बदल दिया। पहले अजय रोज माँ को फोन करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान अपनी नई जिंदगी में रम गया। अच्छी नौकरी, ऊंची सोसाइटी, नए दोस्त, सब कुछ इतना बदल चुका था कि उसे गांव की वो टूटी फूटी झोपड़ी याद ही नहीं रही, जहां उसकी माँ अब भी उसकी राह देख रही थी। माँ हर दिन उसकी आवाज सुनने के लिए तरसती। कई बार फोन लगाया, लेकिन अजय व्यस्त होने का बहाना बनाकर जल्दी ही काट देता। फिर एक दिन अचानक गांव से एक खबर आई, माँ नहीं रही। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ माँ की यादें बची थीं। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने उसे एक पुराना खत दिया और कहा, तेरी माँ तुझे यह देना चाहती थी। अजय के हाथ कांप रहे थे। उसने खत खोला। बेटा, मुझे नहीं पता कि तू ये खत कभी पढ़ पाएगा या नहीं, लेकिन मैं इसे लिख रही हूँ। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। माँ तो सिर्फ देती है, बदले में कुछ नहीं चाहती, लेकिन मन करता है कि तुझे एक आखिरी बार गले लगा लूं। शायद ये अब मुमकिन नहीं होगा। तेरी पढ़ाई के लिए मैंने जो पैसे दिए थे, वो असल में मेरी दवाई के पैसे थे। डॉक्टर ने कहा था कि अगर सही समय पर इलाज न हुआ तो ज्यादा दिन नहीं बचूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी तेरी जिंदगी है। अब जब तू ये खत पढ़ रहा होगा तो शायद मैं तेरे पास न होऊं, लेकिन जब भी कोई बूढ़ी माँ तुझे अपने बेटे का इंतजार करते दिखे तो एक बार मुझे याद कर लेना। हमेशा खुश रहना, तेरी माँ। खत पढ़ते ही अजय फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ में आ गया कि उसने क्या खो दिया। अजय ने उसी दिन फैसला किया कि वह गांव में ही रहेगा और उन सभी बूढ़ी माँओं की सेवा करेगा जिन्हें उनके बच्चों ने अकेला छोड़ दिया है। उसने माँ के नाम से एक वृद्धाश्रम खोला, जहाँ हर बेसहारा माँ को सहारा मिले। वह अब हर दिन उन माँओं की सेवा करता, उन्हें हंसाता, उनके दर्द बांटता, क्योंकि अब वह जान चुका था कि माँ का प्यार कितना अनमोल होता है। सुरेश, रमेश और नीलम तीनों बचपन के दोस्त थे। तीनों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास था, लेकिन एक दिन उनके बीच ऐसी घटना घटी कि सब कुछ बदल गया। एक शाम सुरेश और रमेश चाय की दुकान पर बैठे थे। नीलम का फोन आया। तुम दोनों जल्दी से मेरे घर आ सकते हो? सब ठीक तो है? हाँ, बस एक जरूरी बात करनी है। बात कुछ अजीब थी, लेकिन वे तुरंत नीलम के घर पहुंचे। जैसे ही दोनों घर के अंदर घुसे, नीलम ने बिना कुछ कहे एक चिट्ठी उनकी ओर बढ़ा दी। अगर तुमने मेरा दिया हुआ काम पूरा नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। ये क्या है? किसने भेजा है? हाँ, मुझे नहीं पता। ये चिट्ठी आज सुबह मेरे दरवाजे पर पड़ी मिली। तीनों हैरान थे। नीलम की कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर उसे ऐसी धमकी क्यों मिली? वे चिट्ठी को ध्यान से देखने लगे। उसमें किसी का नाम नहीं था, लेकिन नीचे एक पुराना दोस्त लिखा था। पुराना दोस्त? क्या तुम्हें कोई शक है? मैं तो किसी को नहीं जानती जो ऐसा कर सकता है। रमेश ने सोचा और फिर अचानक बोल पड़ा, कहीं ये
आलोक का काम तो नहीं? तुमने हमारी दोस्ती को कलंकित कर दिया है। अब हमारी नजरों से चले जाओ। हम अब कभी नहीं मिलेंगे जीवन में। चले जाओ, चले जाओ। आलोक उनका पुराना दोस्त था, लेकिन 2 साल पहले किसी गलत फहमी के कारण वह उनसे अलग हो गया था। नीलम चौंक गई। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? तीनों ने फैसला किया कि वे आलोक से मिलेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। सुरेश, रमेश और नीलम बिना समय गंवाए आलोक के घर पहुँचे। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। शायद वो घर पर नहीं है। रमेश ने एक बार फिर जोर से कोई दरवाजा है, कोई है। आलोक, इस बार आलोक, दरवाजा आलोक। धीरे खुला। अंदर अंधेरा था। आलोक सामने खड़ा था, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह बहुत थका हुआ दिख रहा था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये चिट्ठी देखो, क्या ये तुमने भेजी है? आलोक ने चिट्ठी को ध्यान से देखा और फिर उनकी ओर हैरानी से देखा। क्या नहीं, मैं तो खुद परेशान हूँ। पिछले कुछ दिनों से कोई मुझे भी ऐसे ही खत भेज रहा है। तीनों चौंक गए। मतलब ये किसी और का काम है? आलोक ने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे लगता है कि यह सिर्फ हमें डराने के लिए किया जा रहा है। सुरेश ने सोचा और फिर बोला, क्या कोई ऐसा हो सकता है जिसने हम तीनों से बदला लेने की सोची हो? तीनों अतीत में झांकने लगे। तभी नीलम की आंखों में एक चमक आई। रुको, क्या तुम लोगों को रोहित याद है? वही रोहित जिससे हमारा कॉलेज में झगड़ा हुआ था। हाँ, कहीं ये उसी का बदला लेने का तरीका तो नहीं? तीनों ने तुरंत रोहित के पुराने नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। तीनों ने अपने पुराने दोस्तों से पूछताछ की और पता चला कि रोहित कुछ समय पहले ही शहर वापस आया था। इसका मतलब वही हमारे साथ खेल खेल रहा है। आखिरकार वे रोहित के घर पहुंचे। रोहित ने दरवाजा खोला और चौंक गया। रोहित! तुम लोग यहाँ? नीलम ने गुस्से से चिट्ठी उसकी ओर फेंकी। तुमने हमें क्यों परेशान किया? रोहित पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे 2 साल पहले अपमानित किया था। मैं चाहता था कि तुम वही डर महसूस करो जो मैंने किया था। तीनों को गुस्सा आ गया, लेकिन सुरेश ने गहरी सांस ली और कहा, हमने जो किया वो अनजाने में हुआ था, पर तुम्हारा ये तरीका गलत है। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और आगे से ऐसी हरकत न करने की कसम खाई। अंत। इस घटना के बाद सुरेश, रमेश, नीलम और आलोक की दोस्ती और मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि गलत फहमियों को समय रहते सुलझाना ही बेहतर होता है, वरना वे कभी-कभी खतरनाक मोड़ ले सकती हैं। एक छोटा सा कस्बा जहां आर्यन अपने परिवार के साथ रहता है। माँ, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बेटा, हालात अभी सही नहीं है। तेरे पापा की नौकरी भी चली गई है। आर्यन, हमें भरोसा है तुझ पर, लेकिन अभी कुछ समय और इंतजार कर ले। आर्यन का दिल टूट गया। उसे पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति उसे रोक रही थी। एक रात आर्यन उदास होकर गलियों में घूम रहा था। तभी उसे एक पुरानी दुकान दिखी, सपनों का सौदा। अंदर जाने पर उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहां बैठा था। आओ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। लेकिन आपको कैसे पता? मैं हर उस इंसान की मदद करता हूँ जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा होता है। तुम यहाँ अपने सपने खरीदने आए हो या बेचने? आर्यन को यह मजाक लगा, लेकिन जब बूढ़े ने एक शीशे में उसके भविष्य की झलक दिखाई तो वह दंग रह गया। बूढ़े आदमी ने आर्यन को समझाया, तुम अपने बचपन के छोटे सपनों को बेचकर बड़ा सपना खरीद सकता है। तुम अपने बचपन के वो सपने याद करो जो अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम उन्हें बेच सकते हो। आर्यन सोचने लगा, पतंग उड़ाने का सपना, दोस्त के साथ खेल-कूद का सपना, नानी के साथ कहानियां सुनने का सपना। वह अपने इन सपनों को बेचकर उच्च शिक्षा का सपना खरीदने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सौदा पूरा हुआ, आर्यन ने महसूस किया कि उसकी यादों से वे बचपन की बातें धुंधली हो रही थीं। लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे थे। वह शहर गया, मेहनत की और एक दिन एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। मीरा तुम्हारे टेबल पे एक फाइल भेजी है, उसको कंप्लीट कर देना। और राघव,
तुमने अपना काम कंप्लीट किया कि नहीं? लेकिन जब वह घर लौटा तो उसे महसूस हुआ कि अब उसे बचपन की कोई याद नहीं थी। बेटा, याद है तू छत पर घंटों पतंग उड़ाया करता था? आर्यन: नहीं माँ, मुझे कुछ याद नहीं। वह समझ गया कि उसने अपने अतीत के भावनात्मक पलों को खो दिया था। एक दिन आर्यन फिर उसी दुकान पर पहुंचा। बाबा, मैं अपने पुराने सपने वापस चाहता हूँ। बेटा, कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। तुम उन्हें वापस खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी नई उपलब्धियां छोड़नी होंगी। आर्यन दुविधा में था। क्या वह अपनी सफलता छोड़कर अपना बचपन वापस ले? आर्यन ने सोचा और फिर कहा, नहीं, मैं अपना बचपन तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने जीवन के बाकी हिस्से को पूरी तरह जी सकता हूँ। अब मैं सपने नहीं बेचूंगा, बल्कि उन्हें जीऊंगा। जिंदगी में सपने पूरे करने की दौड़ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असली खुशी सिर्फ सफलता में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी यादों और रिश्तों में भी होती है। एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ हरियाली और शांति थी, वहां रहने वाले दो दोस्त थे, आकाश और रवि। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। आकाश थोड़ा गंभीर स्वभाव का था, जबकि रवि हर बात में हंसी मजाक करने वाला। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन गांव के बाहर नदी के किनारे दोनों बैठे हुए थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आकाश कुछ गुमसुम सा लग रहा था। क्या हुआ आकाश? आजकल तेरा मन कहीं और ही रहता है। मुझसे कुछ छुपा रहा है? आकाश ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में हल्का सा दर्द झलक रहा था। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ सोच रहा था। आकाश कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। आकाश: रवि, मैं शहर जा रहा हूँ। शहर कब और क्यों? 2 दिन बाद। माँ बाबा चाहते हैं कि मैं शहर जाकर नौकरी करूँ। गांव में रहकर हम सिर्फ सपने देख सकते हैं, उन्हें पूरा नहीं कर सकते। रवि का चेहरा उतर गया। वह जानता था कि आकाश सही कह रहा है, लेकिन इस दोस्ती के बिना उसका दिल खाली सा हो जाएगा। तो फिर तू चला जाएगा और ये दोस्ती यहीं खत्म हो जाएगी? दोस्ती खत्म नहीं होगी रवि। मैं जब भी समय मिलेगा वापस आऊंगा, और फिर सपने पूरे करने के लिए बलिदान देना पड़ता है। रवि ने अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की। उसने आकाश की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। सपने पूरे करना जरूरी है, पर क्या सपनों में दोस्ती नहीं होती? अगर तू चला गया तो मैं यहाँ किससे अपने मन की बातें करूँगा? आकाश ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। आकाश, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है रवि। मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता, और तू भी मत भूलना कि ये दोस्ती सिर्फ दूरियों से खत्म नहीं होती। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। सिर्फ नदी की आवाज सुनाई दे रही थी। आकाश ने अपना बैग उठाया और रवि से कहा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, पर यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। तू अपना ख्याल रखना। आकाश चला गया और रवि वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जानता था कि दोस्ती कभी नहीं मरती, लेकिन दूरियां हमेशा एक खालीपन छोड़ जाती है। चैनल सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। सीख: सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, चाहे समय और दूरी कितनी भी बढ़ जाए। भावनाएं और यादें हमेशा उन्हें जिंदा रखती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, नाम था चंदनपुर। यह गांव पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन एक अजीब बात थी। इस गांव में कई सालों से कोई बच्चा नहीं जन्मा था। बुजुर्ग लोग कहते थे कि ये जंगल की सजा है। गांव के बीचों बीच एक पुराना सूखा पेड़ था। लोग उसे मौन वृक्ष कहते थे। कहा जाता था कि उस पेड़ में एक आत्मा बसती है जो गांव के भविष्य की रक्षा करती है। लेकिन अब वो मौन वृक्ष मुरझा गया था, जैसे उसमें से जीवन ही चला गया हो। इस गांव में एक लड़का था, आरव। वह 14 साल का था, पढ़ने लिखने में तेज और बहुत ही जिज्ञासु। उसके माता पिता नहीं थे। वह अपनी दादी गौरी अम्मा के साथ रहता था। आरव को बचपन से ही उस मौन वृक्ष के बारे में सुनने की उत्सुकता थी। एक रात आरव ने दादी से पूछा, दी, क्या मौन वृक्ष सच में जादुई है? गौरी अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मौन वृक्ष कभी गांव की रक्षा करता था,
लेकिन जब गांव के लोगों ने लालच और स्वार्थ में डूबकर जंगल को काटना शुरू किया तो उस आत्मा ने मौन वृक्ष को छोड़ दिया। आरव को यह बात बहुत चुभी। उसे लगता था कि अगर आत्मा लौटे तो गांव फिर से खुशहाल हो सकता है। उसने निश्चय किया कि वह जंगल जाएगा और मौन वृक्ष की आत्मा को खोजेगा। अगली सुबह वह कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़ा। जंगल घना और डरावना था, लेकिन आरव निर्भीक था। चलते चलते वह एक चमकती झील के पास पहुंचा। झील के किनारे उसे एक यूनिकॉर्न दिखाई दिया, चमकीला, सफेद और शांत। यूनिकॉर्न ने मन की बात सुनी और कहा, तुम्हारा मन शुद्ध है आरव, मैं तुम्हें जंगल की आत्मा तक ले चलूंगा। आरव यूनिकॉर्न के साथ एक गुफा में पहुंचा। वहां एक सुनहरा प्रकाश था। उस प्रकाश में से एक स्त्री आकृति निकली, सुंदर, शांत और दिव्य। मैं इस जंगल की आत्मा हूं, उसने कहा। तुम्हारे गांव के लोग अब भी लालच में हैं। क्या तुम उन्हें बदल सकते हो? आरव ने दृढ़ता से सिर हिलाया। आत्मा बोली, ठीक है, मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं दूंगी। अगर तुम सफल हुए तो मौन वृक्ष फिर हरा भरा हो जाएगा। आरव को एक मंदिर में ले जाया गया। वहां एक दर्पण था जो इंसान का असली चेहरा दिखाता था। आरव को गांव के मुखिया को लाकर दर्पण दिखाना था। मुखिया को लाना आसान नहीं था। आरव ने एक चाल चली। उसने कहा, मुखिया जी, उस दर्पण में आपको भविष्य दिखाई देगा। मुखिया आया, लेकिन जैसे ही उसने देखा, दर्पण में उसका लालची रूप नजर आया। वह डर गया और गिर पड़ा। आरव बोला, आप बदल सकते हैं, अभी भी समय है। मुखिया ने रोते हुए कहा, मैं अपने लालच के लिए गांव को बर्बाद कर रहा था, अब मैं सब ठीक करूंगा। अब आरव को गांव के लोगों को एक होकर काम करने की प्रेरणा देनी थी। उसने एक योजना बनाई। गांव में पानी की समस्या थी। आरव ने कहा, अगर हम सब मिलकर एक नई झील बनाएं, तो हमारी फसलें भी बचेंगी। शुरू में लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे आरव की मेहनत देखकर सब लोग जुड़ते गए। 2 महीने में नई झील बन गई और बारिश का पानी उसमें भरने लगा। आत्मा प्रसन्न हुई। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। अब आत्मा ने कहा, आरव, तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी है। मौन वृक्ष को फिर से जीवित करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करना होगा। आरव ने कुछ सोचा और अपने माता पिता की आखिरी निशानी, एक पुरानी तस्वीर, आत्मा को दे दी। मेरी यादें मुझे शक्ति देती हैं, लेकिन गांव को जीवन देना ज्यादा जरूरी है। आत्मा मुस्कुराई। आरव, तुम सफल हुए। जैसे ही आत्मा ने तस्वीर को छुआ, मौन वृक्ष में जीवन लौट आया। उसकी शाखाओं में पत्ते उग आए और चारों ओर हरियाली छा गई। गांव में खुशियां लौट आई। और सबसे चमत्कारी बात, उसी साल गांव में कई बच्चों का जन्म हुआ। मुखिया और गांव के सभी लोग अब हर साल आरव दिवस मनाने लगे। आरव जंगल की आत्मा का संरक्षक बना और यूनिकॉर्न उसका साथी। गांव सुरभिपुर शांत और हरियाली से भरा था। यहाँ रहती थी 16 साल की निशा, जो जिज्ञासु और साहसी थी। निशा रोज सुबह गायों को चराने और खेत में काम करने जाती। निशा, खेत से वापस आ जाओ, अंधेरा होने वाला है। ठीक है माँ, बस थोड़ी देर और यहाँ रहना चाहती हूँ। कुछ तो रहस्य होना चाहिए इस गांव में। हर दिन एक जैसा क्यों लगता है? रात को निशा गांव के पास पुराने बाग में अजीब रोशनी और हल्की आवाजें देखती है। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? कोई गांव वाला तो नहीं है? निशा ने साहस करके रोशनी की ओर कदम बढ़ाया। वहां उसे पुराना कुआं और चमकती डायरी मिलती है। ये डायरी कितनी पुरानी लग रही है। कौन यहाँ छोड़ गया होगा? निशा डायरी खोलती है और पन्नों में पढ़ती है। जो भी लालच करेगा उसे गांव की रातें कभी चैन नहीं देंगी। इस कुएं में छुपा सच हर किसी का इंतजार करता है। ये सच है या कोई पुरानी कहानी, मैं खुद देखूंगी। निशा फैसला करती है कि वह गांव वालों को सच बताएगी, लेकिन पहले खुद पता लगाना चाहती है। अगले दिन कुछ गांव वाले कुएं के पास जाते हैं, सोचते हैं वहां खजाना होगा।
सुना है इस कुएं में सोना छुपा है, चलो ढूंढते हैं। हाँ, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। लेकिन कोई भी कुछ नहीं पाता। धीरे धीरे गांव में अजीब आवाजें, रोशनी और रहस्यमयी चीजें होने लगती हैं। अगर ये लोग लालच करेंगे तो खतरा होगा। मुझे सच पता करना ही होगा। निशा रात को अकेली कुएं के पास जाती है। वह कुएं में झांकती है और देखती है कि पुराने गांव के बुजुर्गों की तस्वीरें और उनके कर्म लिखे हुए हैं। समझ गई। ये कुआं खजाने का नहीं, बल्कि गांव वालों के कर्मों का आईना है। लालच करने वाले परेशान होंगे, ईमानदार सुरक्षित रहेंगे। निशा गांव वालों को बताती है कि कुएं ईमानदारी और कर्म का पाठ सिखाता है। अगर हम लालच छोड़ दें और ईमानदार बने तो हमारा गांव खुशहाल रहेगा। शायद हमसे गलती हुई, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। गांव वाले धीरे धीरे अपने गलत कार्यों की माफी मांगते हैं और बदलने का निर्णय करते हैं। एक रात निशा कुएं के पास वापस जाती है। वहां एक अजीब चमक और हल्की आवाज आती है। ये कौन कर रहा है? कोई यहाँ नहीं होना चाहिए। कुआं सच में जिंदा है। यह सिर्फ ईमानदारी और साहस वाले लोगों को ही दिखाता है। गांव सुरभिपुर में फिर से शांति लौट आती है। निशा की समझदारी और साहस ने गांव वालों को सच्चाई दिखाई। लालच और अहंकार इंसान को अंधेरे में ले जाते हैं, लेकिन साहस और ईमानदारी उजाले में ले जाते हैं। और जो सच को अपनाता है वही सच्चे सुख और सम्मान तक पहुंचता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। सुबह का समय था। पंछियों की आवाजें और हल्की हवा। गांव में नई सुबह हो चुकी थी। श्यामलाल, उसकी पत्नी सीमा और उनके 2 बच्चे रवि और गुड़िया अपने छोटे से घर में रहते थे। उनका घर भले छोटा था, लेकिन उसमें प्यार बहुत बड़ा था। रवि बेटा उठो, सूरज चाचा आ गए हैं, खेत जाना है आज। माँ 5 मिनट और सोने दो ना, अभी तो मुर्गा भी नहीं बोला। भैया मुर्गा तो कब का बोल गया, बस तुम नहीं सुनते। चलो बच्चों, आज धान काटने का पहला दिन है। जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसे मिठाई मिलेगी। सच में पापा? तो आज तो मैं ही जीतूंगा। नहीं, मैं जीतूंगी। दिन की शुरुआत होती है। सब मिलकर खेत का काम करते हैं। एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह गरीब था लेकिन बहुत ईमानदार था। एक दिन उसे रास्ते में एक चमकदार पर्स मिला जिसमें काफी पैसे थे। उसके दोस्त रवि ने कहा, चलो यह पैसे हम रख लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, यह हमारा नहीं है, हमें इसके मालिक को लौटाना चाहिए। अर्जुन ने पूरे गांव में पर्स के मालिक को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उसे वह पर्स एक बूढ़े आदमी का मिला जो रो रो कर परेशान था। अर्जुन ने तुरंत पर्स लौटा दिया। बूढ़े आदमी ने खुश होकर कहा, बेटा यह बहुत ईमानदारी का काम। बेटा तुम बहुत ईमानदार हो। यह पैसे मेरे इलाज के लिए थे। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरी जान बचा ली। उसने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कुछ पैसे इनाम के रूप में दिए। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, इनाम से बड़ी खुशी मुझे सच्चाई अपनाने में है। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। झूठ और लालच से कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह का आकर्षक नई स्टोरी के साथ और मोरल सीख के साथ आप लोगों के लिए मैं नई स्टोरी फिर। श्यामलाल हल चला रहे हैं, सीमा पौधे बांध रही है और बच्चे पानी डाल रहे हैं। पापा ये काम कितना मुश्किल है, इतना पसीना आ रहा है। बेटा, यही पसीना हमारी रोटी बनाता है। जो जमीन से जुड़ा होता है वही सच्चा अमीर होता है। तो हम भी अमीर है ना पापा? हाँ बेटा, हम सबसे अमीर हैं
क्योंकि हमारे पास मेहनत और प्यार दोनों हैं। थोड़ी देर बाद सब खाना खाने बैठते हैं। सीमा रोटियां निकालती है। अचानक रवि और गुड़िया में झगड़ा शुरू हो जाता है। माँ, देखो ना, गुड़िया ने मेरी रोटी का बड़ा टुकड़ा ले लिया। गुड़िया, नहीं, मैंने तो थोड़ा सा ही लिया। बच्चों, सूरज देखो, वो सबको बराबर रोशनी देता है। अगर वो सोचता कि किसी को ज्यादा या कम देनी है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता। माफ करना भैया, माफ करना गुड़िया। दोनों मुस्कुराते हैं और रोटी बांट लेते हैं। शाम को रवि को रास्ते में एक घायल चिड़िया मिलती है। वह तुरंत उसे घर लाता है। माँ, ये गिर गई है, मर तो नहीं जाएगी ना? नहीं बेटा, अगर प्यार से देखभाल करोगे तो जरूर ठीक हो जाएगी। मैं पानी लाती हूँ। मैं थोड़ा मरहम लगाता हूँ। देखो, उड़ गई। अब ये फिर से अपने आसमान में लौट गई। हाँ, क्योंकि जिसने प्यार दिया वही आज खुशी पा रहा है। अगली सुबह फिर वही सुनहरी रोशनी। रवि और गुड़िया खुद ही जल्दी उठ जाते हैं। माँ, आज हम खेत जल्दी चलेंगे। गुड़िया, हाँ, सूरज चाचा को नमस्ते करनी है। लगता है मेरे बच्चों को अब मेहनत की कीमत समझ आ गई। और बांटने की भी। परिवार का असली सुख धन में नहीं, प्यार, मेहनत और एक दूसरे का साथ देने में है।